तो आप लोग कैसे मेरे विद्यार्थियों, बड़ी उम्मीद और आशा के साथ आपको मैं मेहनत करवा रहा हूं और मैं भी मेहनत कर रहा हूं और आपके लिए 100% सही और सटीक प्रश्नों के माध्यम से आपको हम 100% सही और सटीक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको हम प्रश्न दिखा रहे हैं। जहां पर आप बता दें, मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो हम बना रहे थे, लेकिन एनटीपीसी के चक्कर में इसको बंद कर दी है। बाकी जीकेजीएस और साइंस पर डे कवर, अल्टरनेट जीकेजीएस साइंस कवर हो रहे हैं। और भी आपको बता दें, शिफ्ट बाई डे बाई चल रहा है। क्रम से आपको बताएं, 20 फरवरी से हमने 25 फरवरी तक पूरे शिफ्ट कवर करा दिया है और एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं। यह जानकारी सिर्फ नए विद्यार्थियों के लिए, बाकी विद्यार्थी जो पुराने हैं उन्हें पता है कि हमारे पास क्या रखा है। और आपको बता दें, अभी हम 26 फरवरी का 3rd शिफ्ट चल रहे हैं, जगह पहला शिफ्ट तीन पार्ट जीके साइंस का और तीसरा शिफ्ट चल रहा है। इस प्रकार इसी भी शिफ्ट का आपको 20 प्रश्न आपको जीके के मिलेंगे और 15 प्रश्न आपको साइंस का कवर होगा। तो पहले जीके का देखिए, फिर साइंस का देखिएगा। और आपको बता दें, एमपी आबकारी आरक्षक 2025-26 के प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगा। लगभग आपके पास प्रश्नों का भंडार रखा है, आप जाके देखिएगा। और आपको बता दें, शिफ्ट बाई प्रश्न चल रहे हैं, आप शिफ्टों को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। और आप थंबनेल भी देख पा रहे होंगे, ईएसबी का है। और रही बात, अगर आपको लगता है कि नहीं सर प्रश्न गलत ले रहे हैं या किसी और भर्ती परीक्षा का, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। चलिए लेके चलते हैं लास्ट तक, देखिएगा 20 प्रश्न। और प्रश्न आपको दिखा रहे हैं कि आइडिया लगा पाओ कि लेवल किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक कितना प्रश्न आता है और किस अध्याय से या किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। चलिए पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किस संस्थान को बौद्धिक संपदा नवाचारों के लिए 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, ये उस समय करंट अफेयर का प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम 2023 में हुआ था और आप रखना एग्जाम के 1 साल पहले का भी आपको करंट अफेयर पूछता है। तो हमें ऑप्शन पता होनी चाहिए। ऑप्शन आपके पास डी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास को 2021 और 22 के लिए याद रखें, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए, तो समय के करंट अफेयर का प्रश्न था। तो आप लोग प्रश्नों को देखते चलो कि कितने करंट अफेयर के प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपके समक्ष है। और अगर आपको ब्लर दिखाई देता हो, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक सेकेंड, शिफ्ट वही, तारीख वही, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, आयोग और समिति का प्रश्न हर शिफ्ट में बिल्कुल पूछ रहा है। तो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, थोड़ा थोड़ा बदलाव करता, बाकी पूरा सेम टू सेम वही है। इतिहास का प्रश्न आएगा, भूगोल का प्रश्न आएगा, संविधान का प्रश्न आएगा, खेल का प्रश्न आएगा, करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे। इस प्रकार समिति का प्रश्न आएगा, पुस्तक का प्रश्न आएगा, ठीक, पुरस्कार के प्रश्न आएंगे, नियुक्ति समिति प्रश्न आएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रश्न आएगा। तो जितनी जो बोला हूँ टॉपिक, इनसे पढ़ लीजिएगा। तो सरकारी आयोग की स्थापना पूछ रहा, तो याद रखें ऑप्शन पहला, ऑप्शन बी, ऑप्शन तीसरा आपका राइट हो जाएगा। सन 1983 को स्थापना हुआ था। और याद रखें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य संबंध को अच्छे तरीके से स्थापित करने के लिए बनाया गया था। ये प्रश्न बनता है कि आयोग का काम क्या था? तो याद रखिएगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में आपसी संबंध को बनाए रखना व संबंध को लंबे समय तक चलाए रखना या आपसी विवाद ना हो, इस कारण से इस आयोग का गठन किया गया था 1983 को। ठीक है विद्यार्थियों, जितनी भी आयोग समितियां हैं आपके पास, आप लोग टॉपिक समझ के पढ़ सकते हैं, वरना आपको पछताना हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और योजना का भी प्रश्न आ रहा है, बार बार आपको इंतला कर रहा हूं मैं। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत न्यूनतम जमा अवधि क्या है? तो याद रखें, जो स्वर्ण मुद्रीकरण एक योजना है जिसके तहत आप जमा पैसा कर सकते हो, तो बोल रहा है न्यूनतम जमा अवधि क्या है? तो कितने वर्षों के लिए जमा किया जा सकता कम से कम, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा आप राइट हो जाएगा। कम से कम 1 साल तो आपको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कर सकते हो, बात की बात है। तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत कम से कम 1 साल तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते, उसके बाद ज़्यादा समय के लिए भी आप जमा कर सकते हो। तो योजना से संबंधित प्रश्न तो आपको हर शिफ्ट में आ ही रहा है। चलिए, और वैसे पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आप खुद समझदार होंगे कि प्रश्न का लेवल क्या है और पूछ क्या रहा है। हुनर से रोजगार तक के तहत किस आयु वर्ग के, हुनर से रोजगार तक के तहत एक आपका योजना याद रखें, हुनर से रोजगार तक के तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार योग्य
कौशल प्रदान किया जाएगा। तो याद रखें, हमें एक आयु वर्ग पूछ रहा, तो ऑप्शन आपका ए, बी, सी। आपका राइट आंसर डी होगा। मतलब 18 से 28 साल के विद्यार्थियों को हुनर से रोजगार तक के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपके पास हुनर है तो आपको रोजगार मिलेगा, तो हुनर को वो निखारने के लिए आपको कौशल प्रशिक्षण देंगे। चलिए, 18 से 28 साल के मध्य के आयु वर्ग के व्यक्ति युवाओं को। ठीक है, अगला प्रश्न आप एक बार है, प्रश्न क्रमांक 5 रहेगा। अगर ना लिखे तो आप फिर भी समझ जाइएगा, क्रम से बढ़ रहा है। रोजर फेडरर रोजर फेडरर ने सितंबर 2022 को किस खेल से अपने संन्यास लेने की घोषणा की। इस प्रकार से देखिएगा, खेल से संबंधित प्रश्न आपको मिल रहा है हर शिफ्ट में। तो यहाँ संन्यास लेने की बात कर रहा है। अभी वर्तमान में जो भी व्यक्ति संन्यास लिया है या कुछ फैक्ट वाला जो आपका स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है पढ़ लीजिएगा। तो याद रखें, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। टेनिस एक खेल है जिसमें खिलाड़ी का नाम क्या है, रोजर फेडरर ने सितंबर 2022 में यह घोषणा किया था कि मैं इस खेल से संन्यास लेने वाला। इसका मतलब क्या होता है, इस खेल को अब वो दोबारा नहीं खेलेंगे। भाई टाइम पास के लिए खेल सकते हैं नॉर्मल रूप से, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर वो इस खेल को नहीं खेलेंगे या भाग नहीं लेंगे, रोजर फेडरर ने कहा था। तो ये थोड़ा सा आपका करंट अफेयर का प्रश्न, थोड़ा सा नहीं, करंट अफेयर का प्रश्न आप समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन भी आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर कह रहा है, मैं देख पा रहा हूँ आप लोग। निम्नलिखित में से कौन 2022 का सबसे अधिक भुगतान करने वाला एथलीट है। तो भुगतान करने वाला एथलीट है, तो हमें पूछ रहा है जी भाई एथलीट का नाम। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा, लियोनेल मेसी। मतलब भुगतान करने का मतलब ये है कि दान करने वाला। ठीक है, तो लियोनेल मेसी याद रखें, ये आपके फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो पहला, इसके जस्ट पहले प्रश्न हमें टेनिस का प्रश्न पूछा, रोजर फेडरर 2022 में संन्यास ले रहे थे, और 2022 का ही प्रश्न पूछा कि सबसे अधिक भुगतान करने वाला एथलीट कौन है। तो आपके पास आंसर होगा लियोनेल मेसी। ठीक है, चलिए, और याद रखें विद्यार्थियों, प्रश्न का जो पैटर्न है या किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है आप समझ पा रहे होंगे। करंट अफेयर का प्रश्न था, तो आपको इसके पहले करंट अफेयर का प्रश्न मिला, वो भी खेल का, इसके पहले भी खेल का प्रश्न मिला, और जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं यही भी खेल का, वो भी करंट अफेयर का 2022 का प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम 2023 में हुआ था। तो सोच लीजिएगा भाई, थॉमस कप फाइनल 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराया था। तो थॉमस कप हुआ था, याद रखें, जो 2022 में भारत ने जीता था। तो उपविजेता पूछ रहा था, ऑप्शन आपके पास राइट हो जाएगा सेकंड नंबर, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश को हराकर भारत ने थॉमस कप फाइनल में 2022 में विजेता के रूप में नाम दर्ज किया था, और सेकेंड रूप थे आपके इंडोनेशिया। तो देखिएगा, 3 प्रश्न स्पोर्ट का पूछा 2022 का करंट अफेयर ग्रुप में। और अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अब आप देख पा रहे होंगे, अब आपको इतिहास का प्रश्न मिल रहा है। तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था। मतलब भारत में पुर्तगाली भी राज किए हैं भाई, अंग्रेज भी राज किए हैं, डच भी राज किए हैं, फ्रांसीसी भी राज किए हैं। इस प्रकार से अनेक लोगों ने यहाँ भारत में आकर व्यापार के नाम पर सत्ता स्थापित करने पर लग गए थे। तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था या उनका मुखिया कौन था, याद रखें। ऑप्शन आप देखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और आपको बता दूं मैं, जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो एमपी आबकारी का तो है, लेकिन आपको एम पुलिस कांस्टेबल और रक्षा क्षेत्रक जलपहरी और एमपीएसआई एम सूबेदार, और भी जो भी वैकेंसी मध्य प्रदेश की आएगी, चाहे स्टेट की आएगी, कोई भी स्टेट की, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सब में काम देगा। और आपको बता दें, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये क्या मध्य प्रदेश का प्रश्न है ना, इतिहास का प्रश्न है भाई, इसे तो कहीं और पूछेगा, और कितनों बार इसको पूछ चुका, याद रखेंगे। तो पुर्तगाली प्रथम गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और आपको बता दें, एनटीपीसी की तैयारी और ग्रुप डी की आप कंबाइंड तैयारी करना चाहते हो, तो आपको बता दें, कम से कम 100+ आप कह सकते हो वीडियो हम हमारे चैनल के पीवाई की सीरीज में बना के रख चुके हैं, जहाँ लिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट। ठीक है, जाकर वेट कर सकते हो। और 100+ वीडियो बन चुके हैं, जहाँ पे मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका पूरा मिलेगा। तो पढ़ना है तो जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं भाई। अगला, 1612 में अंग्रेज ने भारत में अपना पहला कारखाना
कहाँ पर स्थापित किया था? तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछ रहा आपको, तो ऑप्शन आपके पास राइट हो जाएगा डी, सूरत। कहाँ पर स्थापित? सूरत। और सूरत कहाँ पड़ता? गुजरात में। याद रखेंगे, गुजरात का एक प्रमुख औद्योगिक नगर आपका सूरत है। और यह याद रखें ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? ताप्ती। और ताप्ती कहाँ से निकलती? एमपी। और एमपी का याद रखेंगे बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती। अब एमपी का प्रश्न थोड़ा बताना पड़ेगा ना। एमपी के बैतूल जिला के मुल्ताई से ताप्ती निकलती है और इसी ताप्ती नदी के तट पर सूरत बसा। और यहीं पर याद रखेंगे 1612 में, 1600 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया, आपको पता होगा। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने कदम को बढ़ाते गए और फिर 1757 को युद्ध हुआ था कि नहीं? फिर है कि नहीं? कौन सी लड़ाई? प्लासी की लड़ाई, जिसके बाद फिर भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया था, मतलब अपने राजपाट करने लगे थे। तो प्लासी का युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेजों का दबदबा हो गया था। और 1600 के आसपास भारत में आए थे। तो 1612 में पहली बार कारखाना, याद रखेंगे, गुजरात के सूरत में उन्होंने स्थापित किया था। अब अगर सूरत नहीं देता तो आंसर गुजरात आता। अब गुजरात भी दे के रखा है, गोवा भी दे के रखा, बम्बई भी, तो आंसर आप सूरत ही लगाओगे ना। तो याद रखिएगा 1612 में। और एक प्रश्न और बनता है, आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, बताएंगे तो आपका ही फायदा होगा, ना बताओगे तो आप घाटा है, कि कौन अनुमति दिया था कारखाना लगाने का। एक अनुमति लेने के बाद ही कारखाना स्थापित किए थे सूरत में। और आपको बता दें, उस समय मुगल सम्राट था, हम इतना हिंट कर दे रहे हैं, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और विद्यार्थी जितने भी हमें 10 लोग देखो, चाहे 20 लोग देखो, चाहे 30 40 50, जितने भी देख रहे हो, बढ़िया देखते हो, तो भाई होमवर्क का आप आंसर क्यों नहीं दे दीजिए? बताओ, होमवर्क आंसर दे दिए कीजिए ना भाई। हम जो जानकारी दे रहे हैं क्या वो गलत है? अगर आपको गलत लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे हम ना पढ़ाएंगे भाई फालतू। हम अपना अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे ना आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो विद्यार्थी देख रहा है उसे बता दें 100% जो PDF है बिल्कुल उसी भर्ती परीक्षा का जिसका हम तैयारी करा रहे हैं। और जो एग्ज़ाम 2023 में हुआ था उसी का है, और एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। जो 25 में प्रश्न पत्र बनेगा वो 23 के हिसाब से पैटर्न फॉलो होकर बनेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 12वीं शताब्दी के दौरान किस ब्राह्मण ने कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन की शुरुआत की थी? इस प्रकार से आंदोलन के प्रश्न भी आ रहा भाई। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा बसवन्ना। ठीक है, तो बसवन्ना एक ब्राह्मण थे जो कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन की शुरुआत की थी, वो भी 12वीं शताब्दी में। इस प्रकार जितने भी मध्य भारत से संबंधित आपके आंदोलन है, चाहे मध्य प्रदेश के, पढ़ लीजिएगा। वैसे आपको बता दूं मैं, मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा तो है, लेकिन मध्य प्रदेश का प्रश्न ही नहीं पूछता है, इतना बेकार प्रश्न पत्र बनाता है। भाई MP का प्रश्न पूछना चाहिए उसको ना। भाई MP का पेपर है, MP के प्रश्न ही नहीं मिलते यहाँ पर। ये बताओ क्या प्रश्न बनाता है ESB, समझ नहीं आता। और प्रश्न तो गड़बड़ करता है। फिर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कौन सा कर सरकार को अधिकतम राजस्व प्रदान करता है? आपको बता दें, टैक्स से संबंधित प्रश्न भी हमें हर शिफ्ट में मिल रहा है, नहीं तो अल्टरनेट किसी न किसी शिफ्ट में मिल ही जाएगा। और इतने सारे वीडियो बन चुके, सोचिएगा 20 फरवरी से हमने 25 फरवरी तक पर डे 3 पेपर हो रहे थे पिछली बार 23 भर्ती में। सोचो 3 शिफ्ट, मतलब 3 GK GS के, 3 साइंस के, हर शिफ्ट के हमने कवर कराया है। तो कौन सा कर की बात कर रहा है? टैक्स है जो सरकार को सबसे अधिक राजस्व देता है, मतलब पैसा इकट्ठा देता है। तो आपका रहेगा निगमित कर, रहेगा कॉरपोरेट कर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, निगमित कर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉरपोरेट कर। चलिए अगला आप देख पाएंगे प्रश्न क्रमांक 12, 1990 का जुड़वा घाट किसे कहा जाता है? तो इस प्रकार से जो फैक्ट वाले प्रश्न हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। 1990 का जुड़वा घाट किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास हो जाएगा A, B, C, आपका D राइट होगा। क्या? व्यापार संतुलन और राजकोषीय घाटा दोनों को 1990 का जुड़वा घाट कहा जाता है। मतलब घाटा समझ आएंगे, जुड़वा घाटा कहते हैं। तो जो याद रखें, जो आपके इकोनॉमिक्स का प्रश्न होता है, 1990 का जो जुड़वा घाटा है इसे कहते हैं ऑप्शन डी, व्यापार संतुलन और राजकोषीय घाटे में घाटा को हम 1990 का जुड़वा घाटा कहते हैं। तो प्रश्न का लेवल आप समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में वित्तीय क्षेत्र को
विनियमित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब भारत में जो वित्तीय क्षेत्र होता है या वित्तीय संबंधित नियम कानून बनाए जाएंगे, उसका नियमन कौन करेगा, कौन नियम कानून बनाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन आप देख पाएंगे बी राइट हो जाएगा, आरबीआई। इसके बारे में पहले बता चुके हैं। वित्तीय संबंधित प्रश्न भी आपको आएगा। 1 अप्रैल 1935 को कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। 1949 को बम्बई मुख्यालय याद रखेंगे, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। ये भी प्रश्न बनता है विद्यार्थी, बार बार फिर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, 1939 से बम्बई लाया गया, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। और विश्व का नहीं, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और समस्त वित्तीय संबंधित देख रेख नियमन कानून बनाना इसी का काम है। बाकी ऑप्शन से भी, आरबीआई, वाणिज्य बैंक, ये सब याद रखें वित्तीय से संबंधित मंत्रालय आपके अंग हैं। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न रहा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसका अर्थ एलियंस की नागरिकता है? तो एलियंस की नागरिकता है हमें पूछा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो विदेशी है अस्थायी रूप से, ठीक है। तो एलियंस की नागरिकता की बात कर रहा है, तो एलियंस की नागरिकता का अर्थ क्या होता है? जो विदेशी है, वो भी कैसा? अस्थायी रूप से, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 15 नंबर आप देख पा रहे होंगे। लास्ट तक देखिएगा, आपको प्रश्न पूरा कवर होगा। 20, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और आपको बता दो संसद के अंग राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, इनसे भी प्रश्न पूछ रहा है। तो बार बार हम हर बार जब भी वीडियो बनाते हैं, तो जो भी टॉपिक रहता है काम लायक या जो पहले इस चीज़ का प्रश्न आया होता है, तो हम आपको रिपीट कर देते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिए करो भाई। और हम आपको वहीं दिखा रहे हैं नज़रों में कि जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से आने वाला है या किस प्रकार से आया था पिछले बार। तो पिछले बार के जैसे इस बार आने वाला है, तो आप बेहतर तैयारी तब कर पाओगे जब पिछले ईयर के प्रश्नों को आप समझ पाओ, आइडिया लगा पाओ कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न व किस टॉपिक से व किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। कभी भी कोई भी तैयारी करना हो तो याद रखें, PYQ सीरीज प्रश्न देखना ना भूलें, मन से कभी ना पढ़ा करो। तो कौन राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन पहला है शामिल होते हैं, बी शामिल होते हैं, सी शामिल होते हैं, डी आपके पास रहेगा राज्यों के विधान परिषदों के सभी सदस्य। क्योंकि कम से कम मुझे थोड़ा याद नहीं, 7 या 8 राज्यों में विधान परिषद है, तो उन परिषदों के जो सदस्य होंगे याद रखें, जो इस राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो ऑप्शन पहला सी, दिल्ली पांडुचेरी क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग ले सकते हैं, संसद के दोनों सदनों के मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। पांडुचेरी दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ की विधानसभा होता है, यहाँ पर भी लोग भाग ले सकते हैं निर्वाचित, लेकिन जो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते, याद रखिएगा। और यह प्रश्न एक बार नहीं पूछा है, कितानों बार इस प्रकार का प्रश्न पूछ चुका है, और आप देख पा रहे हो संविधान के प्रश्न मिल चुके हैं हमें भी। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? मौलिक अधिकार आपको पता है जो अमेरिका से लाए गए हैं, और संविधान के स्रोत भी कई बार पूछा है, और पिछले शिफ्ट में पूछ चुका है। मौलिक अधिकार आप पता होना कितने? 6 है। पहले 7 हुआ करते थे, अब हो गए 6। मौलिक कर्तव्य पहले 8 हुआ करते, अब हो गए 11। इनको प्रश्न भी पहले पूछ चुका है। तो मौलिक अधिकार को याद रखें, राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अगर आप देशद्रोही काम कर रहे हो तो आप देशद्रोही आपको घोषित कर दिया जाएगा, और आपको मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, वो भी किसके आदेश पर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति द्वारा। सोच लीजिएगा भाई, गलती नहीं करना आपको राष्ट्र के प्रति। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने इसे एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्राप्त की? तो व्यष्टि एक अर्थशास्त्र का अंग याद रखें, तो मतलब पूछना जा रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन
सी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाए। क्या? जॉन मेनार्ड किन्स। तो जॉन मेनार्ड किन्स को व्यष्टि अर्थशास्त्र का संस्थापक माना जाता है और एक विषय, अलग विषय के रूप में इन्होंने इसको मान्यता दिया था। चलिए, और अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, लास्ट तक देखना ना भूलें, आपको 20 प्रश्न कवर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, द ग्रीन जीएनपी बल देता है। तो हमें पूछ रहा है द ग्रीन जीएनपी बल देता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा सतत विकास। क्या? सतत विकास। ठीक है, तो सतत विकास याद रखेंगे। तो पद पद ग्रीन जीएनपी सतत विकास बल देता है। इस प्रकार से ये अर्थशास्त्र का टर्म का शब्द है, थोड़ा सा हटीला रहता है, याद रखें, मैं बार बार बता दे रहा हूँ। अर्थशास्त्र थोड़े से हट के आएंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, राजनीति के निर्दिष्ट सिद्धांतों की विशेषता निम्नलिखित में से किस संविधान से उधार लाई गई है, या किस देश से लाया गया है, या किस देश का स्रोत है। मैं अभी आपको जस्ट पहले बता रहा था कि संविधान के प्रमुख स्रोत हमें प्रश्न पूछता है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिसे हम कल्याणकारी तत्व कहते हैं, उन्हें किस देश से लाया गया ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, आयरिश। ठीक है, आयरिश, जिसे आयरलैंड भी कहते हैं भाई, आयरलैंड भी कहते हैं, याद रखेंगे। तो आयरलैंड से क्या लाया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत, और राजधानी से क्या, डबलिन। और आपको पता होनी चाहिए, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर आप हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हाँ सर सही कह रहा है, इसके पहले भी हमें प्रश्न पूछ चुका है संविधान के स्रोत। अगला प्रश्न देखिएगा, इतिहास का प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से मैं कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इतिहास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सीधी बात, इतिहास के, ज्योग्राफी के, साइंस के, स्पोर्ट्स के, आपके कंप्यूटर के, जो भी अलग अलग विषय होते हैं, सभी विषयों को हम अलग अलग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बना के रखा, जहाँ पर उनको हमने टॉप जो वीडियो बना के रखा जो पेपर में छपते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ाया है, एमसीक्यू भी पढ़ाया और महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ाया। आप जाके देखोगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगा। तो लोथल है, रंगपुर भी है, सुत कांगेडोर रहता, याद रखें, सुत कांगेडोर कर दिया लेकिन सुत कांगेडोर रहेगा। विजयनगर याद रखेंगे, या तमिलनाडु का एक नगर है या शहर है, तमिलनाडु में स्थित, ऑप्शन होगा विजयनगर, विजयवाड़ा। तो विजयनगर क्या है, एक शहर है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। बाकी इन ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आप हमें देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर 10 लोग भी हमें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, हम उनके लिए मेहनत तो करें। और मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे विद्यार्थियों। 100% आप गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो पढ़ा रहे हैं, यही टॉपिक से, यही प्रकार के पैटर्न का प्रश्न आप एग्जाम छपेगा। और 5 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना है, संभावित तारीख आदर 2025 में। तो आपके पास पूरा अभी जून बचा है, और जून महीने को उपयोग करना आपको पड़ेगा। तो आप प्रश्नों को माध्यम से समझ सकते हो कि पीवाई के प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे नेक्स्ट पार्ट में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। और बताते रहें कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, जिससे हमें लगे कि यार हाँ आप लोग हम पसंद कर रहे हो और वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए फायदेमंद है। आपको बता दूं, अगर आप नए हो या पहली बार भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको PYQ सीरीज देखना अति आवश्यक है। चाहे आप पुराने क्यों ना हो गए हो, जब तक आप प्रश्न का पैटर्न नहीं समझोगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। कुछ भी पढ़ोगे तो वो फंसेगा नहीं। जो टॉपिक यहाँ आ रहा है वहीं आप एग्जाम छपने वाले हैं, लिख के रख लो। गारंटी से कहता हूँ, एग्जाम देने के बाद आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा कि सर आप जो बोले तो वही हुआ। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद हम आपको देने वाले हैं इसी शिफ्ट का 25 तारीख का साइंस का पोर्शन। तो आप लोग इसके बाद अगला पार्ट का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।